जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक देखा है, ज्योग्राफी के अंदर हम लोगों ने विश्व के भूगोल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े हैं वन बाय वन करके। क्योंकि हम लोग ये डिटेल में नहीं पढ़ रहे, हम लोग एक गेस क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहे हैं कि अगर शॉर्ट टाइम में रिवीजन करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। आज की क्लास से हम लोग भारत के भूगोल के बारे में शुरू करेंगे। एक्चुअली जैसा हेडिंग है भारत का भूगोल, तो इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों का इंडिया है, तो इंडिया के जितने भी अंदर में नदी है, पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, जितने भी झरने हैं, या कौन कौन देशों से लगा हुआ है, कौन कौन पॉइंट्स हैं जिसको हम लोगों को ध्यान से देखना चाहिए, हमारे यहाँ कौन सी पौने हैं, कौन से इलाके में कौन सी खेती होती है, हमारा ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग इस भारत के भूगोल में पढ़ने वाले हैं। नो डाउट ये टॉपिक काफी बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वह भारत के परिवहन से, ट्रांसपोर्ट से पूछे जाते हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति से पूछा जाता है, भारत के कौन से राज्य कौन से अलग अलग कंट्री से लगे हुए हैं, ये बात हम लोगों से पूछी जाती है। इसके अलावा भारत में जितने भी उद्योग धंधे हैं, उन उद्योगों में कौन कौन सी कंपनियां इन्वॉल्व है, हमारे यहाँ जितने भी एलिमेंट है, धातु हैं, किसका खनन कौन से सेक्शन से किया जाता है, ये सब सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोगों को पढ़ने हैं। वन बाय वन करके पढ़ेंगे कि हम लोगों का जो हिमालय रेंज है, या जो गंगा का नदी का जो हम लोगों का तंत्र है, ब्रह्मपुत्र का है, यमुना का है, सिंधु का है, इन सभी का तंत्र कैसा है, कैसे आगे बढ़ते हैं, किन किन देशों से होकर गुजरते हैं, किन किन राज्यों से होकर गुजरते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। हालांकि आज की क्लास में तो पूरा नहीं होगा, लेकिन आगे आने वाले धीरे धीरे वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इस पॉइंट्स को आज की क्लास के अंदर शुरुआत करते हैं, और आप लोग भी देखना शुरू करिएगा कि जो इसमें हम लोगों को पढ़ना है बेसिकली भारत का जो ज्योग्राफी जो है, उसमें इसका बंटवारा कैसे कैसे हुआ है, विशेष फैक्टर क्या है, हिमालय रेंज इसमें हम लोगों को देखना है, अरावली पर्वत के ऊपर देखना है, भारत के प्रमुख शिखर देखने हैं, नदियां देखनी है। ये अलग अलग पॉइंट्स लिखे गए कि इस पूरे भारत के भूगोल के अंदर कौन कौन सेक्शन हम लोग कवर करने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग फिर वन बाय वन करके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप जैसा कि हेडिंग ही देख रहे होंगे, तो इसमें अलग अलग 30 अलग अलग 23 अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों को काम करने हैं। तो शुरुआत यहीं से करते हैं, और यहां से हम लोगों के एग्जाम में एक बेहतर क्वेश्चन भी मिलता है कि जो भारत की भौगोलिक स्थिति है, इसके ऊपर हम लोगों के क्वेश्चंस हैं कि भारत, आप जानते हैं कि भारत कुछ जगह समुद्र से भी घिरा हुआ है, स्थल से भी घिरा हुआ है, तो कितना इसका डायमीटर, या कितना इसका क्षेत्रफल, या कितना इसका एरिया जो है हम लोगों का, या कौन कौन सा राज्य अलग अलग देशों से पानी से मिले हुए हैं। तो जैसे आप देखिएगा, आपने पढ़ा होगा कि हम लोगों का जो विषुवत वृत्त है उससे 23.5 डिग्री ऊपर बढ़ेंगे, 23.5 डिग्री नीचे बढ़ेंगे जब हम लोग ध्रुव की ओर जाएंगे। तो भारत से कौन सी देखिएगा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। अगर इसको याद रखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा गया, हालांकि ये बात हम लोगों से तो नहीं पूछी जाएगी अपने लेवल में कि कौन कौन राज्य से गुजरती है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है। हालांकि इसको याद नहीं करना है, लेकिन केवल हम लोगों को ये दिमाग में रखना है कि जो कर्क रेखा है वह भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत को एक्चुअली भारत इतना विशाल है कि इसको भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, और भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान भी आ जाता है, नेपाल भी आ जाता है, हम लोगों के बहुत सारे और भी जो लगे लगे छोटे छोटे देश हैं, सारे भारतीय उपमहाद्वीप में काउंट होते हैं। अब हम लोगों को यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से पूछे गए। पहला तो ये, हालांकि क्षेत्रफल कितना है ये बात नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी देखिएगा तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हम लोगों का क्षेत्रफल है भारत का। यह विश्व का कितना परसेंट का क्षेत्रफल है, ये बात हम लोगों से पूछी जा सकती है। तो 2.42 भारत में जो अपनी
कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है। उसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि भारत में 3 ओर से पानी है और एक ओर से हिमालय और कुछ हम लोगों का क्षेत्र है। उसके बाद हम लोगों का जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है, 2.4 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। तो 7वां स्थान है, तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में है वो कौन सा राज्य है, सॉरी कौन सा देश है? तो अगर देखिएगा तो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है और रूस प्रथम स्थान पे आएगा। तो हम लोगों से दूसरा तीसरा तो नहीं पूछेगा, लेकिन हम लोगों से ये बात जरूर पूछ लेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो एरिया है कितना % है विश्व का? 2.42। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे है? 7वां। पहला कौन आएगा? रूस। दूसरा कौन आएगा? कनाडा। क्या बात है, अब अंकित आ गए हैं। तो लिखा गया है कि पूरे विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत पहले स्थान पे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां नंबर पे है, लेकिन जनसंख्या के मामले में तो ये अच्छा बात है कि किसी न किसी पे तो टॉप सेकंड पे, टॉप 2 में रहे हम लोग। हालांकि चाइना और भारत में कंपटीशन चल रहा है, कभी वो ऊपर कभी हम लोग ऊपर ना। तो मान लीजिए हम लोगों का जो मतलब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है, जनसंख्या किसी भी, जैसे ये एग्जाम्पल भी है, हमारे जो टॉप ऑर्डर के शीर्ष नेता लोग हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, जो संसाधन को मैनेज करते हैं, वो लोग परेशान रहते हैं। उन लोगों का कहना होता है कि जैसे एक परिवार में 10 आदमी है और एक परिवार में 2 आदमी है और आपको 100 रुपया में इन्वेस्ट करना है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे 2 लोग हैं वो बढ़िया से रह पाएगा 100 में, 10 आदमी के ऊपर कम पड़ेगा। तो जो देश का क्षेत्रफल भी ज्यादा है, तो क्षेत्रफल ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि खाली जमीन ज्यादा है, उसके पास जमीन के अंदर आप जानते हैं कि बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं और भी बहुत सारे यूजफुल सेक्शंस वहां से मिल सकते हैं, अपने यूज लायक, मानव के उपयोग लायक बहुत सारे पॉइंट मिल सकते हैं। तो क्षेत्रफल ज्यादा है लेकिन जनसंख्या उन लोग का कम है। अब आप देखिएगा तो हम लोग ये बात ऊपर में पढ़ लिए कि रूस देश में रूस का जो है पहला स्थान है, यानी रूस के पास सबसे ज्यादा जमीन है ना। अब रूस के बाद फिर कनाडा का भी नाम आता है, फिर चीन का भी नाम आता है। तो चलिए, चीन तो जनसंख्या में भी पहले दूसरे नंबर पे रह रहा है, जमीन पे भी तीसरे नंबर पे है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो हम लोगों की जनसंख्या तो विश्व में शीर्ष पे है या दूसरे नंबर पे है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोगों का नंबर क्या मिल जाता है? 7वां स्थान है। उसके बाद पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना % भारत में निहित है? 17.5। जमीन के दृष्टि से कितना है? तो लगभग 2.4 के आसपास है। तो जमीन तो बहुत कम है, जनसंख्या बहुत ज्यादा लिए हुए हम लोग। इसीलिए हम लोगों को कहना पड़ता है बिल्डिंग ऊपर ऊपर बनाना पड़ेगा, तब लोग से इन्वेस्ट हो पाएगा, रह पाएगा। हम लोगों ने ऊपर में 2 बातें पढ़ ली कि जो भारत है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे आएगा और जनसंख्या की दृष्टि से पहले या दूसरे नंबर पे, चेंज होते रहता है। अभी मतलब एक साल से कंपटीशन चला हुआ है। उसके बाद हम लोग ये भी देख लिए, मतलब हंसने वाली बात नहीं है, कंपटीशन में तो मान लीजिए चाइना को हम लोग पीछे छोड़ ही सकते हैं, छोड़ ही रहे हैं। 1 दशक तक वो लोग राज किया है जनसंख्या में, धीरे धीरे हम लोग भी ऐसा शताब्दी लेंगे वो। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से पहला और दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि में 2.42 और जनसंख्या की दृष्टि से 17.5%। उसके बाद हम लोगों का ये आ गया कि लगभग 32 लाख के आसपास हम लोगों को कितना किलोमीटर है? लगभग 32 लाख या 32 लाख दिमाग में रखेंगे तो उतना भी वेरिएशन करके नहीं देगा। 32 लाख 34 लाख देखा तो 32 लाख के आसपास हम लोगों का किलोमीटर में क्षेत्रफल है। अरे भाई अंकित हैं, इनके रहते क्लास का जो है माहौल बना रहता है। हालांकि सही है,
आप लोग भी क्लास में हिस्सेदारी दें, केवल यही थोड़ी खाते हैं। इनका नाम बदनाम आप किए हुए हैं। पता है आपके बारे में लोग कह रहा था कि 10 दिन का खाना वो 2 टाइम में खाते हैं और 1 टाइम में 5 दिन का खाना खाते हैं। अब ये कैसी अफवाह है भाई? अब कोई को खाने पे तो बैन नहीं लगा सकते ना। चलिए आते हैं। अरे कह रहे बुरा मत मानो, जो फैक्ट वो बता दिए हैं। लिखा हुआ है कि जो विश्व के 8 बड़े देश हैं उसमें, मतलब जनसंख्या के दृष्टि से लिखा गया है, तो भारत है, चीन है, हालांकि ये चेंज होते रहता है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है, पाकिस्तान, बांग्ला। अब सोचिए कि बांग्लादेश पाकिस्तान तो ये अपने हुआ नहीं, मतलब एक समय है अभी 1947 से पहले, तो सोचिए कि भारत कितना बड़ा था। अगर इस सब समूह में बने रहते, बंटवारा टाइप का मैटर नहीं हुआ होता, तो फिर तो चीन भी हम लोगों से बहुत पीछे निकलता। तो अब देखिए रूस जो है काफी बाद में है और जमीन सबसे ज्यादा लिए हुए और जनसंख्या में सबसे बाद में है। तो शायद वहां पे इस तरह के लोगों को, मतलब ऐसे घूमने निकल जाइए तो हो सकता है 10-20 किलोमीटर तो कोई नजर ही नहीं आ रहा आपको। हम लोगों के यहाँ क्या है, आप निकलिएगा तो ऐसे भाई साहब साइड हटिए, भाई साहब साइड हटिए, हमको भी जाने दीजिए। उधर में ऐसा नहीं, भाई साहब इधर आइए, हम अकेले हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि भारत की जो स्थलीय सीमा, स्थलीय का मतलब कि जो क्षेत्र भूमि से लगा हुआ है वो कितना है? 15,200। ये यूजफुल क्वेश्चन है। और जो इसकी हम लोगों की सबसे लंबी जो सीमा रेखा है दूसरे देश के साथ में, वो किसके साथ में लगा हुआ है? बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है। इसीलिए सब क्रिकेट खेलने पे मना कर रहे हैं। और सबसे छोटा किससे लगा हुआ? हमेशा उस सपोर्ट में सब खड़े रहते हैं। तो यहाँ से जो बातें हम लोग पढ़ लिए, पहला तो ये पढ़ लिए कि भारत का जो असल क्षेत्र है वो कितना किलोमीटर का है? 15,200। और सबसे बड़ा देश कौन सा है और सबसे छोटा कौन आएगा? गुड। जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत टॉप पे है, चीन बाद में है, संयुक्त राज्य सबसे 8वें नंबर पे कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पे कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितने नंबर पे है? भारत का क्षेत्रफल कितना % है? जनसंख्या कितना % है? कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जो हम लोगों का, चूंकि भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो पानी घिरेगा तो जानते हैं कि नदी के किनारे वाले हिस्से को तट बोलते हैं, किनारा बोलते हैं। तो वो जो किनारा है पानी वाला, जिसको समुद्र रेखा या तट रेखा भी बोला जाता है, वो कितना है? 7,515। तो असल ज्यादा मिलेगा कि पानी वाला मिलेगा ज्यादा? असल ज्यादा ना, 15,200। और ये कितना मिलेगा? अब अच्छा ठीक है। और भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 100 लिखा हुआ है। मुख्य का मतलब ये है जहां पे लोग रहते हैं। बहुत सारा इलाका जहाँ पे हम लोग नहीं है, फिर भी भारत में उसको काउंट करते हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर इसको हटा के हम पूछें तो हम लोगों ने ये बात पढ़ लिया कि जनसंख्या के दृष्टि से टॉप पे कौन? जनसंख्या के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप कौन? और भारत जनसंख्या में कितने नंबर पे और क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पे? 7वें नंबर पे। भारत का जो तट रेखा है वो कितना हो गया? मतलब जो स्थलीय सीमा है, वो कितना हो गया? और जो पानी वाला इलाका है, ठीक है, अच्छा, उसमें भी हम लोगों का मॉडिफिकेशन है। खैर, हम लोगों को क्या ये पता है कि जो भारत का जो तट रेखा है, जिसको पानी वाला हम लोग बोल रहे हैं, वो सबसे लंबा कहाँ मिलेगा? तो भारतीय राज्यों में गुजरात जो राज्य है, उस वहां पे तट रेखा सर्वाधिक लंबा है। कितना है? खैर इसको नहीं फोकस रखना है,
गुजरात का सबसे लंबा है, उसके बाद किसका नाम आएगा? आंध्र प्रदेश। गोवा एक तो बहुत छोटा सा राज्य है, खाली घूमने के लिए राज्य का तो नाम दे दिया, उससे बड़ा तो हम लोग का जिला मिल जाएगा। जितना हम लोगों का अपना राज्य है उतना में तो कई को यूरोपियन देश नहीं पड़ जाएगा। हाँ, मतलब हम लोग काफी बड़े बड़े, मतलब आप सोचिए कि एक तो जनसंख्या कम है, हम लोगों के यूपी का जनसंख्या 20 करोड़ है, लगभग 20 करोड़ है। पाकिस्तान का 30 करोड़ है। तो उस हिसाब से देखिएगा तो वो लोग एक देश लेके बैठा हुआ है, उससे बढ़िया बड़ा तो हम लोग का राज्य निकल जाएगा। अब वो छोड़ दीजिए, हम लोगों के यूरोपियन कंट्री में हम लोगों का बिहार में 4 गो देश आ जाएगा। अब उसके पास भी वो लोग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति करके बैठा हुआ है। लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि उनके पास संसाधन ज्यादा है, वो लोग अच्छा काम कर पाते हैं। हमारे यहाँ क्या है, बहुत सारा चीज का मिस मैनेजमेंट है, मिस टाइम यूज है। मतलब हम लोगों का जो तरक्की है सिर्फ और सिर्फ अपने उद्देश्य पे टिका हुआ कि हमारा मतलब जैसे काम चलना चाहिए। वो लोगों का क्या है कि काम के अलावा भी कुछ चलना चाहिए। जैसे अमेरिका को देखिए, वो का अपना राज्य है, उसका अपना देश भी है यूएसए, लेकिन उसको यूएसए से कोई मतलब नहीं है, मतलब उतना से संतुष्टि नहीं है। ग्रीनलैंड भी हमारा है, वेनेजुएला भी हमारा है, कनाडा भी हमारा है, आने वाले टाइम में पूरा यूरोप हमारा है। उधर यूक्रेन और रूस आपस में चल रहा है, यूक्रेन हमारा है। मतलब ऐसे कर करके उसका कोई नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, हम लोगों का अगर अपना जमीन उधर पड़ा हुआ है और कोई दूसरा आदमी आके रहने लगा, हम लोग छोड़ देते हैं, अच्छा ठीक है जाओ रहो, जरूरत होगी तो हटा लेंगे। उधर में क्या है, जमीन दूसरे का है, उधर जाके बैठ जाना है। तो ये वाला मतलब अभी देखा मैंने उनका स्टेटमेंट अपने ट्रम्प का कि हमको नोबेल शांति का पुरस्कार नहीं दिया तो हम शांति क्यों अपनाएं। अभी क्या लॉजिक है भाई? हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये क्या लॉजिक है, मतलब कि हमको नहीं मिला तो हम क्यों ध्यान रखेंगे? नहीं। अब मान लीजिए कोई कह देगा कि हमको न्याय नहीं मिला तो हम क्यों न्याय रखेंगे, हम भी अन्याय करने की ओर मूव कर जाएंगे, फिर उठाएंगे तलवार। फिर लिखा हुआ है, अच्छा भारतीय सबसे बड़ा तट रेखा किस राज्य को? सबसे कम किसको? गुजरात के बाद किसको? भारत के जो 9 राज्य हैं वह तट रेखा से लगे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा गुजरात है, सबसे छोटा गोवा है, 3 गो तो इसे दिमाग में रह गया ना। उसके बाद हम लोग का महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो हालांकि ये बात नहीं पूछना हम लोगों का, लेकिन कितने राज्य लगे हुए हैं? 9 गो राज्य लगे हुए हैं। फिर हम लोगों का ये आता है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा जो हुआ है वो कौन से नाम से या किस नाम से हुआ है? तो रेड क्लिफ रेखा की वजह से विभाजन किसमें किसमें है? भारत और पाकिस्तान। और भारत और अफगानिस्तान में विभाजन किसका है? डूरंड। ये क्वेश्चन डूरंड है, ये क्वेश्चन हम लोगों के पास है और कई बार ही पूछा गया कि रेड क्लिफ रेखा कौन 2 देशों के मध्य में है? डूरंड किसके किसके बीच में है? सबसे जो ज्यादा हम लोगों का स्थल है वो किससे लगा हुआ है? बांग्लादेश से। सबसे कम किससे लगा हुआ है? अफगानिस्तान से। उसके बाद हम लोगों का ये आता है कि रेड क्लिफ रेखा किसको किसको बांटती है? डूरंड किसको किसको बांटती है? अब देखिए यहाँ पे जो ये वाला लाइन लिखा गया है, ये वाला थोड़ा सा हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा कि जो देशांतरीय विस्तार है और अक्षांश, आप जानते हैं कि ग्लोब में हम लोगों का जो ऊपर से नीचे का बंटवारा है वो क्या है? देशांतर। और जो पूरब और पश्चिम का बंटवारा है उसको अक्षांश बोलते हैं। तो यहाँ पे देशांतर के हिसाब से ये क्वेश्चन तो अपने मतलब ऊपर लेवल में भी पूछा गया है बहुत पहले एक बार। देशांतर का विस्तार कहां से कहां तक है? तो 68 डिग्री 7 पॉइंट से 97 डिग्री 25 तक है।
और अक्षांशीय, चूंकि अक्षांश में हम लोग उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं, तो 84 आप इसको रख सकते हैं 8.4 से 37.6। हाँ हाँ, तो क्या ये बात याद रहेगा कि पूरब से पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है? 2933। और उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो भारत का लंबाई पूरब से पश्चिम में ज्यादा है कि उत्तर से दक्षिण में ज्यादा है? उत्तर से दक्षिण। कितना है? 3214। और 2933 कैसा है? ये वाला आपको थोड़ा सा देख देख के याद करना पड़ेगा। देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है? और अक्षांशीय विस्तार कहां से है? आप जानते हैं कि जैसे हम लोग पृथ्वी को 4 हिस्सों में बांटे, तो एक तो उत्तरी गोलार्ध में हम लोग आएंगे और दूसरा पूर्वी गोलार्ध में आएंगे ना। पूर्वी गोलार्ध में, जैसे पृथ्वी को 4 हिस्सों में बांट दिया अगर हम लोग, अगर पृथ्वी को 4 हिस्सों में बांट दें हम लोग, तो इसमें हम लोग जो पृथ्वी है, एक तो उत्तरी गोलार्ध में है और दूसरी हम लोगों का पूर्वी गोलार्ध में, यानी इस हिस्से में हम लोगों का भारत आएगा। और इसी की वजह से जो ये आप देख रहे हैं कि 68 ईस्ट दिया हुआ है और ये भी कितना दिया हुआ है? ईस्ट ही दिया हुआ है। और ये हम लोगों का नॉर्थ है और ये भी हम लोगों का नॉर्थ है, यानी ऊपर में ही हम लोग रहेंगे। तो 23.5 डिग्री ऊपर से कौन गुजरता है? और यही जो ऊपर में हम लोग देख रहे थे कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसी की वजह से, चूंकि 23.5 डिग्री पे तो गुजरेगी ना, इसी के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। इसी की वजह से वो दिया गया था कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्या हम लोग ये बता पाएंगे कि पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। और पूर्वी की पक्ष में? और उत्तर से दक्षिण भारत का लंबाई कितना मिलेगा? पूरब से पश्चिम में कितना मिलेगा? भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट को क्या बोला गया? इंदिरा कोल। और ये कहाँ पे है? लद्दाख में। और सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट। इसको याद रखना पड़ेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? इसको ध्यान से जरा देख के आप लोग बोलिएगा। देशांतरीय विस्तार कहां से कहां? अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक? पूरब से पश्चिम का लंबाई, उत्तर से दक्षिण का लंबाई, सबसे ऊपर में कौन और नीचे में कौन? तो एक वो पॉइंट है और एक वो कॉल है। कॉल हो गया ऊपर में, पॉइंट हो गया नीचे। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? गुड। क्षेत्रफल की दृष्टि में पहला रूस। भारत का स्थलीय सीमा कितना? तटीय रेखा कितना? क्या हम लोग ये बता पाएंगे जनसंख्या का कितना % हमारे पास है? क्षेत्रफल का कितना हमारे पास है? और जो भारत का विस्तार है ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ, कितना है? 32 है। और ऐसे कैसे है पूरा पश्चिम? हम लोग ये बता पाएंगे कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा मिलेगा और सबसे छोटा कौन मिलेगा? आपने गुजरात के बारे में पढ़ा। गुजरात का सबसे ज्यादा क्या है? तटीय रेखा। सबसे कम किसका है? दूसरे नंबर पे कौन है? कितने राज्य तटीय से लड़ रहे? 9 ना। फिर हम लोग सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? जनसंख्या में यूपी है। जनसंख्या में कौन है? यूपी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? पक्का है? नहीं, सिक्किम भी है, नीचे आएगा।
अब सबसे ज्यादा जनसंख्या किसके पास है? कितना है? लगभग 20 करोड़। सबसे कम जनसंख्या किसके पास? जब बात आएगी डेंसिटी की, आगे कहीं होगा तो हम लोग भी कहीं ना कहीं ऊपर होंगे। बिहारी है ना। लिखा हुआ है कि मुख्य भूमि की तटीय रेखा 61 है और सर्वाधिक लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की। समुद्र की तट रेखा कितनी है? ये सब तो हम लोग देख लिए थे। जरा बताइएगा कि आकार में सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन? सबसे छोटा कौन? जनसंख्या में सबसे ज्यादा? तो जैसे हम लोग विश्व में देखते हैं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, वैसे ही फिर हम लोग जब भारत में आते हैं तो क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कौन, क्षेत्रफल में सबसे कम, जनसंख्या में सबसे ज्यादा। उसके बाद और भी पॉइंट आएंगे, डेंसिटी किसका ज्यादा है, साक्षरता दर किसका ज्यादा है, पढ़ने वाले लोगों की संख्या ज्यादा कहाँ पे है, महिलाएं कहाँ ज्यादा पढ़ी हुई हैं, कहाँ पे पुरुषों की संख्या ज्यादा है, कहाँ पे महिलाओं की संख्या ज्यादा है। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रकृति जो है अपने हिसाब से चीजों को बैलेंस करती है। तो मेल और फीमेल का रेशियो प्रकृति में 1:1 रहता है, लेकिन हम मानव लोग अपने प्रयास की वजह से उसमें परिवर्तन करने का सोचते हैं। और आप जानते हैं कि प्रकृति अपने से जो भी चीज बनाई है वह बहुत नेचुरल है, नाम ही है नेचुरल प्रकृति। और उसमें हम लोग छेड़खानी करेंगे किसी भी वजह से तो हमारे परिवेश में, रहन सहन में या हमारे प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब जहां पे महिलाओं की संख्या कम है वहां पे क्या कंडीशन होगा? तो वहां पे शादी करने के लिए पुरुष के पास एक व्यक्ति को एक महिला नहीं मिलेंगे। वो अलग बात है कि 1000 पुरुष पे मान लीजिए 800 महिला है, तो इसका मतलब है कि 200 में फिर भी प्रॉब्लम है, 200 मतलब 1000 में। और ऐसे समूह में जब देखिएगा 1000 पे तो कम लग रहा है, लेकिन जब 1 लाख में देखिएगा तो फिर ये संख्या बढ़ती जाएगी। अब उसकी वजह से क्या होगा? तो समाज में जो हम लोगों का डे बाय डे महिलाओं के प्रति अत्याचार है, समाज की और भी कुरीतियां हैं जिसमें छेड़खानी है, बलात्कार है और भी बहुत सारे पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, उसकी संख्या बढ़ती जाएगी। आप देखे हैं, पढ़े हैं इतिहास में बहुत पहले कि जब ऐसा कभी संभव हुआ कि जहां पे पुरुषों की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की संख्या कम है, तो क्या किए कि एक महिला रहेंगे, उनके 2 पति रहेंगे, क्योंकि पुरुषों की ज्यादा संख्या हो गई है। तो इसको हम लोग बहुपति के नाम से जानते थे। जहां पे कभी कभी ऐसा सिचुएशन बन गया कि वहां पे महिलाएं ज्यादा हो गई हैं, पुरुष कम है, तो वहां पे फिर एक पुरुष और 2 नारी 3 नारी ऐसे करके चला, उसको हम लोग बोलते हैं बहुपत्नी प्रथा। बहुत सारे ऐसे आज भी समुदाय हैं विश्व में जिसमें एक महिला की शादी किसी पुरुष से हुई, लेकिन महिला के ऊपर अधिकार पूरे परिवार का होगा, जितने भी पुरुष हैं। ये अच्छा सुनने में लगेगा अटपटा टाइप का, नहीं, लेकिन जब आप सोशियोलॉजी कभी पढ़िएगा 11th-12th की, तो आपको ऐसे बहुत सारे, क्योंकि सोशियोलॉजी नाम ही है उसका, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब उसके पीछे कहानी भी है, फैक्टर भी है कि ऐसा क्यों है। जैसे हम लोगों की महाभारत में यही कहानी है ना कि भाई एक महिला है और उसके साथ में 5 पुरुष हैं। कंप्लीट महाभारत ऐसे ही घूम रहा है हम लोगों का, जबकि वो टॉप ऑर्डर, मतलब महाभारत को हम लोग काफी ऊंचे दर्जे पे रखे हुए हैं। लेकिन अब लिखने वालों को ऐसी क्या, अब रियल में वैसी घटना घटी है कि नहीं घटी, अभी भी विवाद का विषय है, चल ही रहा है, कब खत्म होगा कोई नहीं जानता। चूंकि लेकिन उसके बावजूद भी जो उसके मेन पात्र हैं, जिसको हम लोग पांडव या कौरव के नाम से जानते हैं, तो कौरव और पांडव उसके मेन पात्र हो गए, उसी के इर्द गिर्द पूरी महाभारत घूमती है। अब उसमें ऐसा लेखक को क्या पड़ा जो इस तरह की कहानी जो है या इस तरह का प्रथा प्रचलन कि एक महिला के कई पुरुष होंगे, यानी बहुपति प्रथा को उन्होंने लिखा। तो ऐसी कहानी बनाई गई है या ऐसा एक अपना लिखा गया थियरी
कि शायद पहले के टाइम में युद्ध में बहुत महिलाओं को नहीं ले जा सकते थे, कुछ ही महिलाएं जा सकती थी। तो वहां पे इस तरह की प्रथा प्रचलन में आई कि युद्ध में बहुत सारे महिलाओं को नहीं ले जा सकते। तो ये पहले से ही बना हुआ है कि भाई शादी तो एक ही से हुई है, लेकिन बाकी सारे लोग उसके ऊपर पति का अधिकार रखेंगे। तो एक समय के बाद ऐसी ऐसी प्रथाएं खत्म हो गई। जैसे आज का टाइम हम लोगों का, ये आज का टाइम हम लोगों को किस प्रथा की ओर इंगित करता है? एक महिला एक पुरुष, ऐसा वाला हम लोगों का पूरा समाज चल रहा है। लीगल तौर पे, इलीगल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, वो तो वैधानिक नहीं है ना। अब जैसे अभी छोटी उम्र में शादी को भी हमारा समाज मान्यता देता है। आप अकेले चाहे जहां भी रहते हो, जैसे भी रहते हो, लेकिन अगर कोई चीज समाज में रिप्रेजेंट करना है तो उसको उसकी मान्यता कौन देगा? समाज देगा। आप जो भोज में लोगों को बुलाते हैं, वो भोज में खाना खिलाने नहीं बुलाते, वो एक्चुअल में एक तरह से वहां के जो मतलब जो माहौल है या जो घटना घट रही है उसके वो लोग प्रत्यक्षदर्शी होते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, कि ताकि कल के टाइम में कोई मुकर नहीं जाए। शुरू में 5-10 लोगों को बुलाते होंगे, 5-10 लोगों का एक्सपीरियंस जाता होगा, धीरे धीरे बढ़ते गया, 20 लोग को बुलाए, 40 लोग को बुलाए, अब पूरा गांव आओ, बगल का गांव, शहर को बुला लिए, इवन दूसरे दूसरे राज्य से भी, मतलब ये बढ़ते गया। और आज के टाइम में क्या है कि एक्सपेंस तो बढ़ गया, जिसके पास पैसा रहा वो कई लोगों को बुला लिया, अब जिसके पास पैसा नहीं है मुश्किल हालात से गुजरेगा नहीं। लेकिन फिर भी शादी में लोगों को बुलाना खिलाना ये हम लोगों के प्रचलन में। उसका विकल्प क्या होता है? कोर्ट मैरिज, मंदिर में शादी, भाग के शादी। तो ये उसके सारे विकल्प है जो हमारे समाज में उतना वैलिड नहीं है। जैसे कोर्ट मैरिज आप करके आ जाइए, आपके घर वाले ही उसके सपोर्ट में नहीं रहेंगे, जबकि मतलब वैलिड है, उसके ऊपर हमारे कानून बने हैं। कभी तो भाई कोर्ट मैरिज हो रही है, लेकिन उसके बाद भी अलाउ नहीं है। तो मैंने कहा कि हम लोग ये पॉइंट देखेंगे कि लिटरेसी, साक्षरता कहाँ पे ज्यादा है, या जो हम लोग कृषि करते हैं तो कृषि में कौन सी कृषि, धान है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, दलहन चीज है, तेलहन चीज है, ये सब कौन से राज्य में टॉप ऑर्डर पे है? या हम लोगों का अभ्रक है, बॉक्साइट है, लोहा है, या उसके अलावा सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, इन सभी का खनन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो ये सब सारे पॉइंट्स हम लोगों को इसके अंदर पढ़ने हैं। अब जैसे मान लीजिए उद्योग ही है, तो कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे अभी हम लोगों का जो कृषि है, क्या उसको उद्योग में काउंट किया जा सकता है? नहीं। प्राइमरी उद्योग वही है। उद्योग का मतलब ये, उद्योग किसको बोलेंगे? जैसे कुछ प्राइमरी उद्योग है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, उसके बाद सर्विस हम लोगों का आता है, सर्विस टर्सरी में आता है, तीसरे नंबर पे आता है। अभी के टाइम में सबसे ज्यादा पैसा किस सेक्टर में? सर्विस में। आप जितना ज्यादा सर्विस देंगे आपके पास उतना ही, जैसे कि चावल का धान गेहूं कोई उगाएगा। जैसे अभी क्या है कि अभी अमेजन है, तो अमेजन का क्या है, अमेजन एक सर्विस सेंटर है, सामान किसी और का लेगा कोई और, अमेजन का ना ग्राहक है ना ही सामान है, केवल एक स्टोर है, आप आइए अपना बुक कराइए। वैसे ही बहुत सारे अपनी, जैसे अभी रेपिडो बुक करते हैं हम लोग, रेपिडो की अपनी एक बात तो होगी, लेकिन मैक्सिमम क्या है बाहर वाले लोग ही इन्वॉल्व है, ना ड्राइवर ना गाड़ी ना ग्राहक, खाली वो बीच का मीडिएटर है। ये क्या है? सर्विस है। तो सर्विस सेक्टर में भी हम लोगों का काफी पैसा है। जैसा मैंने कल परसों बोला था कि आने वाले टाइम में हम लोगों का एयर का दुकान, मतलब एयर को स्टोर करने का अगर कोई के पास मशीन धीरे धीरे आने लगे, और कोई एक राज्य में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया, जैसे दिल्ली हम लोगों का, और वहां पे अगर ये प्रचलन बन गई कि भैया ये वाला लो और जितना भी खराब है उसको लोगे तो ठीक हो जाओगे, और उसके ऊपर भारत के 10, 50, 20 टॉप डॉक्टर का कंक्लूजन आ जाए कि हाँ अगर दिल्ली में आप ऐसे घूमिएगा 50 साल लाइफ है, ये वाला जो बैग है लेके घूमिएगा तो 70 साल लाइफ है। जैसे ही बात कंक्लूजन के रूप में शामिल हुआ, फिर सबका बैग शुरू। अब धीरे धीरे पैमाना आएगा कि भाई देखो क्या है ना, कि जो एयर पॉल्यूशन है वो 90 तक तो ठीक माना गया है, ठीक है, 90% तो पैसे लेके ही शोध बनते हैं,
10% जेन्युइन सूद होता है। क्योंकि डॉक्टर को भी तो किसको पैसा नहीं चाहिए, आप ही को कुछ झूठ बोलने के लिए 1 करोड़ रुपया दे दे तो आप बोल के निकल जाइएगा। मतलब ये पैसा एक ऐसी चीज है जो कहीं पे भी कुछ हो सकता है। अभी जैसे खाली कह दिया कि पटना का पानी दूषित है, पटना का टॉप 10 डॉक्टर ये बात पेपर में निकाल दिए डेली, और महीनों दिन ऐसा निकाल दिए, फिर क्या हिम्मत कि कोई बाहर का पानी पिए? फिल्टर का पानी पिएंगे लाइफ नहीं बचेगी ना। लाइफ बचाना है तो फिल्टर का पानी पिएंगे, नहीं तो हमारा गांव नदी तालाब कुआं का पानी पी के जीवित है, वो को कहाँ फिल्टर की जरूरत है। मतलब 90% गांव ऐसे ही, 10% गांव एडवांस हो गए हो तो नहीं जानते। क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे गांव है ना, उसमें भी लोग लीडर होते हैं, 4-5 लोग जैसा काम कर रहा है बाकी लोग भी उसी के पीछे लग गए। ये बातें हर जगह लागू होती हैं। खैर हम लोग अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं। हमने कहा कि सबसे कम लंबाई वाला तटीय राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? कर्नाटक में कुंचिकल। सबसे बड़ी झील कौन है? चिल्का। कहाँ पे है? नेवी की हम लोगों की ट्रेनिंग यहाँ होती है। सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी के नाम पे 2-3 को बात हो गया। सबसे ऊपर का पॉइंट इंदिरा कॉल। सबसे नीचे का पॉइंट सबसे बड़ी नहर। सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी। सबसे कम जनसंख्या, सबसे बड़ा क्षेत्रफल, सबसे कम क्षेत्रफल, सबसे लंबा तटरेखा, सबसे कम किसके पास? सबसे देश में विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा जनसंख्या, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोगों का आता है कि सबसे बड़ी जो झील कौन सी है? चिल्का। सबसे लंबी नहर कौन सी है? कौन से राज्य में? कौन से राज्य में? सबसे लंबा समुद्र तट मैरियाना बीच। मैरियाना तो उधर में है, मैरिना। सबसे बड़ा डेल्टा पक्का। एक्चुअली बीच किसको बोलते हैं? समुद्र के किनारे, जैसे गोवा पूरा बीच ही है। एक्चुअली जो समुद्र के किनारे उसको तट रेखा भी बोलते हैं, लेकिन जिसके अगल बगल ऐसे भी पानी गिर जाए, थोड़ा सा जगह रहे, उसको हम लोग बीच के नाम से जानते हैं। हाँ, टापू में तो चारों तरफ पानी रहेगा, बीच में थोड़ा सा उठा रहेगा, वैसा वैसे टापू फिर बाद में डूबेगा। मालदीव तो अलग से हो गया ना, तो मतलब एक छोटा सा जगह जो असल से नहीं लगा हुआ, डायरेक्ट पानी बीच में निकल रहा है, तो उसको ही द्वीप बोलते हैं, टापू बोलते हैं। द्वीप बड़ा हो गया टापू। हाँ, उधर जाके जमीन लीजिएगा, कोई पूछेगा नहीं, आराम से जाके रहिए, एक द्वीप अपने नाम ले लीजिए। हाँ, लेकिन उधर सर्वाइवल का भी सोचना पड़ेगा ना। इधर का चावल गेहूं थोड़ी मिल जाएगा, उधर उगाना पड़ेगा। मतलब बेसिक लाइफ होगा, जैसा लाइफ शुरू में इन्वेस्ट करके लोग अपना बनाया है वैसा लाइफ उधर में चलेगा। ऐसे बहुत सारे जगह हैं। अभी जैसे अमेजन का हम लोगों का जंगल है, उसका लगभग 80% तो हम लोग ऐसे इग्नोर किए हुए हैं, जो गए ही नहीं है, वहां तक पहुंचे ही नहीं है। हो सकता है वहां पे और भी कुछ बाहर का लोग आके रहता होगा। हाँ, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, हमारी मशीन नहीं बनी है, ऑक्सीजन कम होने लगा है, जमीन पूरा धंसा हुआ है, दलदल है, सूर्य का लाइट नहीं जा पाता है नीचे तक। गड्ढा नहीं है, बट पेड़ इतना घना है कि जैसे अब मान लीजिए कि यहाँ पे पूरा जंगल लगा हुआ है, तो हमको यहाँ से वहां जाना है तो हमको रास्ता बनाना पड़ेगा। हमको जरूरत पड़ेगी तो हम रास्ता बनाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी तो रास्ता नहीं बनाएंगे। तो अमेजन का मान लीजिए ऐसा नहीं ना है, वहां पे लाखों किलोमीटर में फैला हुआ है। अब हमको पूरा अंदर जाके कुछ ढूंढना, जिसको ढूंढना रहेगा वही जाएगा। अब ढूंढने वाला आदमी काहे का काटने जाएगा पूरा पेड़ पौधा। अब इंसान को बसाना है, तब जाहिर सी बात है हम पेड़ काटेंगे, धीरे धीरे लोग बसना शुरू करेगा, ऐसा वाला बात आएगा। तो उसका हम लोग 20% खोज पाए हैं, उसके अंदर में क्या अभी भी नहीं देख पाए। फिर आता है हम लोगों की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? गोविंद वल्लभ सागर। सर्वाधिक वर्षा वाला, ये मानसी नाम है ना। फिर हम लोगों का आता है सर्वाधिक सर्वोच्च पर्वत शिखर K2। सबसे विशाल गर्त, ये एक्चुअली लोनार झील है, जो ना उल्का पिंड के गिरने की वजह से हम लोगों का बना हुआ है। जैसे हम लोगों के ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे पिंड है जो ग्रह बनने से छूट गए, तो ग्रह बनने से छूट गए तो वो लोग ग्रह के चारों तरफ ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है, और वही चक्कर लगाने के क्रम में जब किसी ग्रह के ऊपर गिरने का प्रयास करता है
तो उसी को हम लोग बोलते हैं उल्का पिंड। पहले उल्का रहता है फिर गिरने लगता है, बोलते हैं उल्का पिंड। कुछ उल्का पिंड हमारे जैसे ही अपने वायुमंडल में आता है तो घर्षण के कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो कोलैप्स कर जाता है या उड़ जाता है हवा में, क्योंकि हीट बढ़ गया। कुछ कुछ रहता है जो नहीं कर पाता है। तो आप कभी देखे होंगे बचपन में, इतनी बड़ी उम्र में तो आकाश पे कभी मतलब खुले में गए नहीं होंगे, मतलब दूसरा दूसरा काम है ना, आकाश में कौन देखेगा। उस समय कोई काम नहीं था तो आकाश देख लेते थे। तो आप आकाश में देखे होंगे कोई तारा टूटते हुए, ऐसा वाला फील आता है ना। तो जो तारा टूटता हुआ नजर आता है वही उल्का पिंड हो गया। तो आप देखे होंगे गांव में ऐसा लोग बोलता था कि निकल रहा है, जरूर कुछ अपशगुन हुआ होगा, चाहे कहीं पे शुभ सुगुन हुआ हो, कुछ ऐसे नाम दिया गया। कई लोग बोलते थे कि आ रहा तो ऐसे ऐसे करो ऊपर आ जाएगा। मतलब अलग अलग मान्यताएं हैं, सबकी मान्यताएं धारणाएं हैं। अब जैसे गुरुवार को साबुन नहीं लगाना है, हम लोग नहीं मानते, बहुत सारे लोग मानते होंगे। गुरुवार को चिकन नहीं खाना है, हिंदू समाज मानता है, बहुत सारे समुदाय नहीं मानते हैं। तो मान्यताएं सबकी अलग अलग हो सकती हैं। तो वहां पे क्या हुआ कि ऐसी कहानियां बनी। तो वही उल्का पिंड जो हम लोगों के अपने एयर मंडल में आया तो वो घर्षण के कारण डिस्ट्रॉय हो गया। अब कुछ है कि घर्षण के कारण बाद भी बचा रह गया, तो वो तो गिर ही रहा है, वो तो गिरेगा ही पृथ्वी पे, पृथ्वी का ग्रेविटेशन ज्यादा है। अब वो गिरेगा तो उसकी वजह से हम लोगों का यहाँ पे भूकंप आ सकता है, या जिस इलाके में गिरेगा वहां पे जमीन काफी गड्ढा में जा सकता है, क्योंकि काफी तेजी से गिर रहा है। तो ऐसी एक कहानी भी है कि जो हम लोगों का डायनासोर का कोलैप्स हुआ है पृथ्वी से, या लोग जो नष्ट हो गया है, वो किसी उल्का पिंड के गिरने की वजह से ही कोलैप्स हुए थे। वही लोनार जो झील है हम लोगों का, लोनार झील बना हुआ है उल्का पिंड के गिरने की वजह से ना। अब उस समय हम लोग नहीं थे, नहीं तो हम लोग नहीं रहते। सर्वाधिक लंबी तट रेखा आंध्र प्रदेश का, सर्वाधिक सघन वाला आबादी, हमने कहा ना हम लोग पीछे नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोग रहेंगे। तो जो मोस्ट डेंसिटी है वो किसके पास है, मतलब ये डेंसिटी का मतलब ये हो गया कि 1 किलोमीटर में कितना आदमी रह रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 किलोमीटर में कितना आदमी रहता है, यानी एक किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। 1 किलोमीटर का मतलब हाँ वर्ग किलोमीटर, तो 1000 ऐसे गए ना, 1000 ऐसे गए। तो यही ना इलाका हम लोगों का हो गया। तो एक आदमी के ऊपर ना एक मीटर का ही जगह मिलेगा, उससे भी कम। सही बात है, चूंकि 1100 है, यानी 1 मीटर ऐसे और 1 मीटर ऐसे, ये जो जगह बनेगा उतना के लिए एक आदमी का जगह है बिहार में। सोचिए, उसके बावजूद भी हम लोग का जगह खाली होता है। तो कारण क्या है, बिल्डिंग बनी हुई है, डेंसिटी कहीं कहीं ज्यादा है ना। अभी नहीं सोच लीजिएगा कि भाई इतनी सी साफ है तो हम लोगों का जमीन ज्यादा ही खाली है। तो अगर जमीन सबसे ज्यादा महंगा होगा तो कहाँ मिलेगा, क्योंकि भैया जगह कम है ना मिलने को हम लोगों को। इसमें अभी देखिएगा पिछले 10 साल में बिहार का जमीन का रेट काफी बढ़ा है। बाकी जगहों पे क्या है कि बुलाना पड़ेगा, भैया इधर आओ, हम लोगों को भगाना पड़ेगा, यार 1 किलोमीटर 1 मीटर ही तो था मेरे को, उसमें भी तुम एंट्री कर गए हो। सबसे ऊंची झील कौन है, झील के नाम पे कुछ बातें आ गई, देख लीजिए। सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानसीन राम क्या है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। सबसे ऊंचा शिखर कौन है, K2। सबसे विशाल गर्त कौन है, लोनार झील। कहाँ पे, सबसे ज्यादा तट रेखा किसके पास, पक्का ना। फिर उसके बाद सघन राज्य किसके पास है, अब यहाँ पे जब आते हैं हम लोग बिहार की भू आकृति, तो मैंने सॉरी भारत का, तो इसमें हमने कहा कि जब बिहार का भी मिलेगा, बिहार का एग्जाम होगा तो पूछता जाता है कि भाई इसमें कितना माउंटेन है, कितना पठार है, मरुस्थल है, नदी है, झरने, ये सब सारी बातें पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे जब देखिएगा तो वहां पे लिखा गया कि भारत का क्षेत्रफल का 11% भाग क्या है, पर्वत है। 18% क्या है, पर्वत थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा हो गया, पहाड़ी उससे कम का हो गया, ठीक है। फिर 28% क्या है, पठारी है, थोड़ा सा और ऊंचा, यानी ये हो गया पर्वत। तो मान लीजिए कि हम लोगों का ये हो गया पहाड़ी, ये हो गया पठार, और ये हो गया मैदान। ये ऊंचाई के हिसाब से दिया गया है कि सबसे ऊंचा रहेगा उसको पर्वत बोलेंगे, उससे नीचे पहाड़ी पे आ जाएंगे, उससे कम पठार पे आ जाएंगे,
और उससे कम कहाँ जाएंगे। तो अब ये बात कैसे डिसाइड होता है, तो पृथ्वी के तल से, जब पृथ्वी का मतलब समुद्र का जो लेयर है वहां पे हम लोग उसको 0 मानते हैं, और वहां से जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी संख्या हम लोग की बढ़ती जाती। अब भारत को जो अपनी बनावट है उसके हिस्से से हम लोग 4 हिस्सों में बांटते हैं। भारत को कितने हिस्सों में बांटते हैं, 5। हालांकि ये बात नहीं पूछेगा कितने हिस्सों में बांटते हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, उत्तर का विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है और द्वीप समूह है। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन नाम से क्वेश्चन तो हम लोगों के पास नहीं आएगा। हम लोगों के पास उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होगा हम लोगों को केवल वो बस दिमाग में रखना है। तो हालांकि ये बात यहाँ पे लिखा गया है कि उत्तरी पर्वत किसको बोलेंगे, विशाल मैदान किसको बोलेंगे, दक्कन का पठार, ये सब सारी बातें यहाँ पे लिखी गई। अब उसके बाद हम लोगों को 1 बाय 1 करके पढ़ना है कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश क्या कहलाएगा, या उसमें कौन कौन से पॉइंट होंगे, या हिमालय जहां से हम लोग पर्वत शुरू करेंगे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को डाले गए हैं। वैसे ही फिर हम लोगों की नदी की भी बात आएगी। तो ये बात हम लोगों को 1 बाय 1 करके पढ़ते जाने, और जब हम लोग इसको फिर आगे पढ़ेंगे तो आगे की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।